वृद्धाश्रम कलयुग के माता पिता का एकमात्र सहारा। 65 साल के शिक्षक मनोहर जी ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए लाइट जलाकर घड़ी में समय देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। फिर अपने बाजू में सोई अपनी पत्नी मालती जी की तरफ मुड़ कर देखा। मालती जी ने कहा, मुझे पता है आप जाग गए हैं। 5 बजे उठने की आपकी पुरानी आदत है। कहिए तो चाय बना दूं? शिक्षक साहब मुस्कुरा पड़े। बिस्तर पर सीधे लेटते हुए शिक्षक मनोहर जी ने कहा, हाँ, अब जब आप भी जग गए हैं तो गर्मा गर्म चाय हो ही जाए। वैसे आज मौसम भी कुछ साफ लग रहा है तो सोच रहा हूँ थोड़ा टहल कर आ जाऊँ। 1 हफ्ते से बारिश के कारण सुबह का मॉर्निंग वॉक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए और चाय पीकर टहल के आ जाइए, वरना आप दिन भर उखड़े उखड़े से रहेंगे। बिस्तर से उठते हुए मालती जी ने कहा, जो हुक्म मेरी भाग्यवान। हंसते हुए शिक्षक साहब बोले। मालती जी ने गैस पर चाय चढ़ाई और किचन की खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए शिक्षक साहब के पास बैठकर बोली, रात भर तो बारिश हुई है और लगता है अभी अभी ही आसमान साफ हुआ है। आप संभाल के जाइएगा, सड़क पर फिसलन रहती है। जो हुक्म मेरे भाग्यवान। हंसते हुए मनोहर जी ने कहा। मनोहर जी को चाय देते हुए मालती जी बोली, अभी थोड़ा रुक कर जाना। आप 6 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, तब तक थोड़ा उजाला हो जाएगा, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी। मालती जी से चाय लेते हुए हंसकर मनोहर जी बोले, तुम डरपोक की डरपोक ही रहोगी। जब शादी होकर आई थी तब से ही डरती हो कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन आज तक हुआ क्या? सोफे पर शिक्षक साहब के बाजू में बैठते हुए मालती जी ने कहा, परमात्मा ना करे कुछ भी हो आपको। शिक्षक साहब हंस पड़े। सोफे पर बाजू में बैठे हुए एक कंधे को अपने कंधे से मारते हुए बोले, ओके सर जी, जो आप कहें, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैं 6 बजे ही मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा, तब तक प्रवचन सुनते हैं, आपके नहीं टीवी पर। मनोहर जी की बात सुनकर मालती जी खिलखिला के हंस पड़ी। मनोहर जी मालती जी की हर बात मानते थे। उम्र के इस पड़ाव में उनके पास सब कुछ था, धन दौलत रुतबा, लेकिन उन सब चीज़ों से मनोहर जी को अब विशेष मतलब नहीं था जितनी ज़रूरत उन्हें अपनी पत्नी मालती जी की होती थी। 6 बजे मनोहर जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो मालती जी ने फिर से हिदायत दी, संभल के जाना। शिक्षक साहब ने हंसते हुए कहा, जो हुक्म मेरे हाईकमान, संभल कर ही जाऊंगा। अभी 2 कदम चलूँगा तो लोग दिख जाएंगे और फिसला भी तो उठाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, बुढ़ापे का एक इकलौता सहारा आप ही तो है। मालती जी ने मनोहर जी के होठों पर हाथ रखते हुए कहा। मनोहर जी हंसे और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। मालती जी हॉल में आकर टीवी पर प्रवचन सुनने लगी। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि लाइट चली गई। मालती जी ने मुंह बनाया और सोचा, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। देखो अब कब तक आती है। खिड़की से झांकी तो हल्के से धूप निकल आई थी, तो सोचा मैं भी छत पर जाकर टहल आती हूँ तो अच्छा ही लगेगा। टीवी ऑफ करके मालती भी ऊपर छत पर टहलने गई। उनका ध्यान आसमान की तरफ था और सीढ़ी पर जमी हुई चिकनाई पर जैसे ही मालती जी का पैर पड़ा, मालती जी फिसल गई और उनके मुंह से निकला, हे राम, मैं तो गिर पड़ी। इतना कहकर मालती जी बेसुध हो गई।
कुछ देर बाद मालती को होश आया तो उसे यह समझने में ही समय लगा कि वह कहाँ पर है। मालती उठकर बैठी तो देखा फर्श पर खून फैला हुआ था। अपने आप मालती का हाथ अपने माथे पर गया। माथे पर चोट लगने के कारण खून निकलकर फर्श में फैल गया था। यह देखकर मालती जी घबरा गई, लेकिन फिर खुद को ही हिम्मत देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ, मैं शिक्षक साहब की पत्नी हूँ। माथे से खून बहकर गाल और मुंह पर आ रहा था। 60 साल की मालती देवी रेलिंग पकड़कर उतरकर नीचे हॉल में आई। खून कुछ अधिक बहना शुरू हो गया था। मालती ने फिर अपने आप को हिम्मत दी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा सब, और अपना मोबाइल उठाकर शिक्षक साहब को कॉल लगाया। लेकिन बेडरूम में शिक्षक साहब का पड़ा मोबाइल की घंटी सुनकर मालती जी हताश हो गई। खून लगातार बहे जा रहा था। तब उसे हल्दी का ध्यान आया। मालती के आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। फिर भी उसने हिम्मत करके किचन में गई और मसाले का डब्बा उठाया, लेकिन उसे चक्कर आ गया। वह फिर फर्श पर गिर पड़ी। हाथ से मसाले का डब्बा छूट गया। सभी मसाले जमीन पर बिखर गए। तभी बाहर से दूध वाला अम्मा अम्मा करके मालती जी को बुला रहा था। उसने मसाले की डब्बा और धम से मालती जी के गिरने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और अंदर जाकर देखने के लिए बोला। जाकर देखा तो मालती जी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। लोगों ने मनोहर जी को खोजने के लिए निकला। रास्ते में एक लड़के ने जाकर बोला, अंकल आप जल्दी चलिए घर पर, शायद आंटी नीचे गिर गई हैं और उनके सिर से खून बह रहा है, उनको अस्पताल ले जाना होगा। शिक्षक साहब घबरा से गए और तेज़ी से बाइक के पीछे बैठे। अपनी ज़िंदगी में शिक्षक साहब ने कई जंग जीते थे। मौत से उन्हें कभी डर नहीं लगता था, लेकिन मालती उसके लिए वह हमेशा भयभीत रहते थे। अपने लिए नहीं, लेकिन मालती जी की मौत की कल्पना से भी वह नर्वस हो जाते थे और उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वह मालती जी के मोह में क्यों फंसते जा रहे हैं। इसलिए ही मालती जी को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वह घबरा जाते हैं। मनोहर जी पसीना से तरबतर हो गए कि घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में मनोहर जी कभी भी नर्वस नहीं हुए थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मन विचित्र सा हो गया था। झटके से बाइक से उतरे और घर के अंदर भागे। देखा इस स्ट्रक्चर में मालती जी को उठाकर 4 आदमी एम्बुलेंस में रखने के लिए आ रहे हैं। शिक्षक साहब सोच रहे थे कि मैं मालती जी को अच्छी खासी हंसते बोलती छोड़ गया था, फिर अचानक यह क्या हो गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मनोहर जी भी एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल चले गए। एम्बुलेंस जाने के बाद पड़ोस की गुप्ता जी की पत्नी खड़े हुए लोगों से कहा, अब घर की देखभाल करने के लिए तो कोई है ही नहीं। शिक्षक साहब भी भाभी जी के साथ गए हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, अपने घर से ताला लाकर लगा देती हूँ। अब घर में और कोई तो है नहीं। गुप्ता जी बोले, हाँ, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता भी बना देना। मैं हॉस्पिटल में ही मनोहर जी को दे आऊँगा। सुबह से वैसे भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा। तभी दूध वाला बोला, हाँ भैया जी, आप चले ही जाओ तो अच्छा होगा। यह तो अपनी छोटी जगह है तो आस पड़ोस के लोग काम आ रहे हैं। मेरा भाई महानगर में रहता है, वहाँ बुजुर्गों के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता।
सही में कलयुग आ ही गया है। अब बुढ़ापे में इंसान की देखभाल करने के लिए उसके बच्चे उसके पास नहीं रहते। बच्चों को अपना जीवन जीना है। जैसे माँ बाप साथ में रहेंगे तो बेचारे मर ही जाएंगे। दूध वाले ने मिसेज गुप्ता से कहा, शिक्षक साहब का दूध आप ही को दे देता हूँ। दूध गर्म करके हॉस्पिटल भिजवा देना। शिक्षक साहब दूध पीते हैं। हाँ ठीक है भैया, हमारे यहाँ ही दे जाओ, मिसेज गुप्ता ने कहा। शिक्षक साहब ने डॉक्टर से पूछा, साहब डरने की कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर साहब बोले, अभी एग्जामिनेशन करके बताता हूँ। फिलहाल लगता है खून कुछ ज़्यादा ही बह गया है। घर में कोई और नहीं था क्या जो इतना खून बह गया? शिक्षक साहब बोले, हाँ साहब, अकेली ही थी। कैसे सिर में इतनी चोट आ गई? मैं भी घर में नहीं था, मॉर्निंग वॉक पर गया था। मालती घर में अकेली ही थी। वह तो दूध वालों ने देख लिया, वरना भगवान ही जाने क्या होता। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, अभी ग्लूकोज और खून की बोतल चढ़ानी है और सिर की चोट को देखना पड़ेगा। तब तक आप बाहर बैठिए। शिक्षक साहब एक लंबी सांस लेकर वहीं रूम के बाहर पड़ी बेंच पर गुमसुम से बैठ गए और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मालती को जल्दी होश आ जाए। उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। उनका जी कर रहा था कि वह उससे बात करे, लेकिन वह अपने दिल को समझा कर रह गए। वैसे भी यूएस में अभी रात का समय होगा। नहीं, वह घबरा जाएगा। भगवान मेरी मालती को ठीक कर दीजिए। इतना सोच ही रहे थे कि तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। शिक्षक साहब को जान में जान आया और राहत की सांस ली। मालती जी का हाथ पकड़कर थपथपाते हुए शिक्षक साहब ने पूछा, ठीक हो ना? मालती जी ने मुस्कुराकर आंखों के इशारों से कहा, हाँ। डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। मनोहर जी और मालती जी अपने घर पर आ गए। अगले दिन मालती जी अपने आलीशान हॉल के आलीशान सोफे पर अपना सिर पकड़ कर बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन आएगा। इस जीवन में इतना अकेलापन, दूर दूर तक कोई अपना नहीं है। यह सोचते हुए मालती जी की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ सोचा था कि जीवन अंत तक ऐसे ही बीतेगा, लेकिन अब बुढ़ापे में इतना अकेलापन। काश इस दिन के लिए भी कुछ सोचा होता। मालती ने अपने आंखों के आंसू पोंछे और उस अलमारी को खोला। बहुत पुराना अपने बचपन का एल्बम निकाला और अपने मम्मी पापा दादी की फ़ोटो देखने लगी। दादी की फ़ोटो जैसे उसके सामने आई, उस फोटो पर अपनी झुर्रियाँ भरे हाथ प्यार से सहलाते हुए बोली, दादी आप कहाँ हो? अब मैं भी दादी बन गई हूँ, लेकिन शायद आपके जितनी भाग्यवान नहीं हूँ। मेरे नाती पोता कोई मेरे साथ नहीं रहते। मालती को याद आया दादी के साथ बिताया हुआ समय। कितनी अच्छी सहेली थी दादी। उसकी कोई बात मम्मी बाद में समझाती, दादी पहले समझाती थी। उस वक्त मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं था। मनोरंजन का साधन था दादी और दादी की कहानियाँ। वह दिन याद करते करते जैसे मालती उसी वक्त में चली गई। पीठ थपथपाते हुए मनोहर जी बोले, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? मालती जी एल्बम बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी मनोहर जी बोले, तुम बच्चों को याद कर रही हो ना? ए जी, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस उम्र में बच्चे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। कभी कभी हमारी ज़िंदगी बहुत ही नीरस लगती है।
मालती जी के आंखों से आंसू बहने लगे। मनोहर जी बोले, कहने के तो मेरे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन साथ में कोई नहीं रहता। अपना सुख दुख हम लोगों को खुद ही मिलजुल कर काटना होगा। और हालात कितने बदल गए हैं। तभी डोरबेल बजी। मालती जी थोड़ा अकचका गई। इस समय कौन है? शायद उसकी बेटी स्वीटी आई होगी या फिर बेटा राजीव आया होगा उसे सरप्राइज देने के लिए। यह सोचते ही जैसे शरीर में जान आ गई। उसने वहीं पड़े कपड़े को उठाकर अपना आंसू से भरा चेहरा जल्दी से पोंछा और उठकर मेन दरवाज़ा खोलने के लिए गई। लेकिन दरवाज़ा खोलने पर मालती जी निराश हुई। मोहल्ले का बच्चा बेल बजाकर चला गया था, लेकिन इस अकेलेपन ने मुझे अंदर से पूरी तरह से निराश और तोड़ कर रख दिया। शायद मेरे साथ मेरा परिवार होता, नाती पोते पोती होती तो मैं भी उनके साथ बच्चे बनकर खेलती कूदती। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आकर हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता है। मालती जी का दुख सुनकर मनोहर जी चुप रह गए। कुछ क्षण के लिए घर में सन्नाटा सा छा गया। फिर मनोहर जी बोले, छोड़ो न मालती, ऐसी बातें मत करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? घर द्वार, खेती बाड़ी, बेटा है, बेटी है। क्यों इस तरीके की बात कर रही हो? अभी कुछ दिन में ही सब ठीक हो जाएगा। मालती जी बोली, शिक्षक साहब, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन आसार नहीं दिखते। बच्चों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तभी मनोहर जी बोले, मालती, तुम भी कैसी बातें करती हो? हमारे अकेले के बच्चे ये थोड़े ना हमसे दूर हुए हैं। आजकल का तो माहौल ही ऐसा है कि रोजी रोटी के लिए बच्चों को देश विदेश में जाकर जॉब करनी पड़ती है। अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, एक अकेले इंसान के कमाने से कुछ नहीं होता। और आजकल अच्छी नौकरी भी महानगरों में ही मिलती है। मालती जी बोली, सही कह रहे हैं आप। अब बेचारे बच्चे भी क्या करें? अपनी उन्नति के लिए उन्हें भी बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ मालती, अब तुम निराश भरी बातें मत करना, देखना सब ठीक हो जाएगा, मनोहर जी ने कहा। तभी मालती जी का मोबाइल बज उठा। मालती ने देखा कि बेटी शिखा का फ़ोन था। यह देखकर मालती के चेहरे पर एक आशा की चमक आज पहुंची। हाँ शिखा बेटा, कैसी हो? कब आ रही हो? दूसरी तरफ से शिखा ने कहा, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। अभी भैया से बात हुई है, हम दोनों शनिवार को आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, शनिवार को मतलब परसों? हाँ मम्मी, परसों। बड़ी मुश्किल से मैं और भैया अपना समय निकालकर आपके पास आ रहे हैं। शिखा ने कहा, चलो ठीक है बेटा, यह 2 दिन भी जैसे तैसे मैं काट लूँगी। मुझे तो लग रहा था कि आज या कल में ही तुम दोनों आ जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। ओहो मम्मी, आप जानती हो काम बहुत है, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं तो जॉब के साथ साथ अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ मैं, आपको समझना चाहिए, लेकिन नहीं। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मम्मी, आप तो अपनी बात बता रही हो, लेकिन हमें तो गिल्टी फील होता है। आप हमें क्यों नहीं समझती? चलो ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, फिर परसों आकर आपसे बात करूँगी, कहकर शिखा ने कॉल काट दिया। मनोहर जी बोले, अब तो आपकी बिटिया का फ़ोन आ ही गया, अब तो खुश हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो एक उम्मीद की किरण तो दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई न कोई बच्चा हम लोगों को अपने साथ ज़रूर रखने के लिए लेकर जाएगा। यह मकान किराए से उठा देंगे। मालती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मनोहर जी बोले, बच्चों के पास जाकर हमें मत भूल जाना।
हंसते हुए मालती बोली, साहब बुढ़ापे की यादाश्त है, भूल भी सकती हूँ। दोनों लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सोफे से उठकर खड़े होते हुए मालती जी बोली, आपके लिए चाय बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए आपको मेरी हाथ का चाय पिए हुए। जब से मालती जी सुनी कि उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं, तब से ही दोनों बच्चों की स्वागत की तैयारी में लगी हुई हैं। उन दोनों के बेडरूम की भी साफ सफाई करके व्यवस्थित करवा चुकी थी। उसे बस बच्चों का आने का इंतज़ार था। इंतज़ार की घड़ियाँ थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक मिनट एक बरस समान कट रहा था, समय काटे नहीं कट रहा था। मालती जी कई बार गेट के बाहर सड़क तक जाती और देख कर आ जाती थी। मालती जी की बेचैनी देखकर मनोहर जी बोले, सब्र करो, थोड़ी देर में बच्चे घर में ही आएंगे, कहीं बाहर तो नहीं रुक जाएंगे ना। आप अब आराम से बैठो। मालती जी मनोहर जी के बाजू में बैठते हुए बोली कि थोड़ा राहुल के पास कॉल करिए, देखिए कि वो कहाँ है। अभी मनोहर जी मोबाइल उठाए ही थे कि घर के सामने ऑटो आकर रुकी। मालती का दिल धड़कने लगा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। मालती को लगा शिखा आ गई। मालती ने तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर देखा कि शिखा आ गई थी और ऑटो वाले को मोबाइल से पैसे दे रही थी। मालती जी लड़खड़ाती हुई दौड़कर शिखा के पास पहुंची और बोली, बेटा छूटे नहीं है क्या, पैसे दूं? शिखा ने बिना मालती की तरफ देखे हुए कहा, हाँ दे दो, अगर है 250 रुपये, वरना मैं ऑनलाइन पैसे दे देती हूँ। मालती जी घर पर अंदर लड़खड़ाते हुए पैसे लेने के लिए भागी और पैसे लाकर ऑटो वालों को दे दिया। शिखा सोफे पर बैठती हुई बोली, बहुत थक गई हूँ मम्मी। मालती जी ने प्यार से शिखा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भी तो कब से तेरी रास्ता देख रही हूँ। पानी पिएगी बेटा? शिखा ने आंख बंद करते हुए बोला, हाँ पानी तो पीना है। फिर मालती लड़खड़ाते हुए किचन से पानी लेकर आई। पानी पीकर शिखा ने गिलास मालती जी को पकड़ा दिया। मालती ने पूछा, बेटा कुछ खाएगी? ढोकला मंगवाया है, थोड़ा सा खा लो। मनोहर जी चुपचाप सब देख रहे थे कि मालती कितना थक गई है। थकान साफ उसके चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन बच्चों के खातिर अपना हिम्मत नहीं हार रही है। मनोहर जी बोले, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ढोकला लेकर जब वापस आए तो शिखा ने खड़ा होते हुए बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। पहले मैं नहाऊंगी और फिर 2-4 घंटे सोऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। यह देखकर दोनों दंपति हक्के बक्के रह गए। मालती जी मनोहर जी को समझाते हुए बोली, सही तो है, बेचारी बच्ची इतनी लंबी सफ़र करके आई है तो थक गई होगी। दोनों दंपति वहीं सोफे पर बैठे अपने बेटे का इंतज़ार करने लगे। सुबह से भाग दौड़ करते हुए उन दोनों का बुढ़ा शरीर थक चुका था। अंत में वह भी नींद के आगोश में चले गए। खोलो दरवाज़ा, खोलो मम्मी, दरवाज़ा खोलो। मालती की नींद टूटी। बुढ़ापे की बुद्धि कुछ क्षण तो मालती को यह समझने में लगा कि हो क्या रहा है, और जैसे ही मालती को समझ में आया कि राहुल दरवाज़ा पीट रहा है, वह हड़बड़ा कर उठ पड़ी। अरे राहुल आ गया, मैं कैसे सो गई, बेचारा लड़का कितना परेशान हो रहा है। मनोहर जी की भी आंखें लग गई थी। मालती जी ने पहले मनोहर जी को जगाई। अरे शिक्षक साहब, अब तो जाग जाइए, बेटा कब से दरवाजे पर खड़ा है। मालती जी बोली, हाँ बेटा, खोल रही हूँ दरवाज़ा। मालती ने दरवाज़ा खोला। राहुल ने बेहद चिढ़ कर कहा, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, यहाँ मतलब मैं मर मर कर आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ देखो तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब घोड़े बेच के सोए हैं। और तमतमाते हुए अंदर आया। मनोहर जी बोले,
बेटा बूढ़ा शरीर है, दिन भर के भाग दौड़ में थक गए हैं, पता नहीं कैसे आँख लग गई। अब थोड़ा राहुल शांत हो चुका था। माँ पापा को गले से लगाकर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इससे गुस्सा आ गया। मालती जी बोली, हाँ हाँ बेटा, अभी खाना लगाती हूँ। मालती जी ढोकला लेकर आई तो राहुल बोला, वाह माँ, ढोकला, और बैठकर खाने लगा। राहुल का ढोकला को देखकर खुश होना मालती के मन में भी उत्साह भर गया। राहुल ढोकला खाते हुए बोला, और सुनाइए पापा, आप कैसे हैं? बस बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम्हारी माँ को अकेले इस घर में मन नहीं लगता, घर खाने को दौड़ता है। तब तक शिखा भी आ गई और दोनों भाई बहन खाने लगे। शिखा बोली, सही में यह स्वाद कहीं नहीं मिलती। मालती बोली, हाँ हाँ, तो तू भी खाना, बहुत सारे मंगवाए हैं, जी भर के खा लो, फिर पता नहीं कब मिले, क्योंकि मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी, तुम में से किसी एक के साथ जाकर रहूँगी। इतना सुनते ही शिखा और राहुल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बच्चे आज मालती जी के साथ हैं तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोनों दंपति खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने चले गए। इधर शिखा और राहुल बातें कर रहे थे। ओहो भैया, मुझसे तो कोई आशा मत रखना, मैं माँ को अपने साथ नहीं ले जाने वाली और ना ही माँ का कुछ करने वाली हूँ। मेरे भी अपने घर द्वार है। मेरे पति क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को मेरे सिर पर क्यों लेकर आ गई। वैसे भी माँ पापा ने मेरे लिए क्या किया है। बचपन में 10 साल की उम्र में ही मुझे हॉस्टल भेज दिया था। तभी राहुल बोला, तो मुझे कहाँ मम्मी पापा ने अपने पास रखकर पढ़ाया है, मुझे भी तो हॉस्टल भेज दिया था। तुम और माँ भारती का स्वभाव तो जानती ही हो, वह तो बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है, उसे तो बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं उठानी है। ऐसे में माँ, मैं भी अपने पास नहीं रख सकता माँ को, इसलिए हम दोनों को मिलकर कोई तो फैसला करना ही पड़ेगा। शिखा बोली, क्यों ना माँ पापा को किसी बढ़िया से वृद्ध आश्रम में रख दे, जहाँ पर उन्हें उनके जैसे लोग भी मिलेंगे और वह सुरक्षित भी रहेंगी। वैसे भी हर इंसान को अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो माँ को भी अच्छा लगेगा। राहुल बोला, आज मैं माँ पापा को नहीं बताऊंगा अपना फैसला, नहीं तो अभी से घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, कल सुबह बता दूंगा। तभी ज़ोर से गिलास गिरने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो दरवाजे पर मालती जी खड़ी थी। वह अपने बच्चों की सारी बातें सुन चुकी थी। अब वह समझ गई थी कि उनके जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा है। वह अपने कमरे में जाकर निढाल सी बेड पर लेट गई। मनोहर जी देखकर घबरा गए और बोले, क्या हुआ, बच्चों ने कुछ कहा? मालती जी सिसकते हुए बोली, वह दोनों हम लोगों को वृद्धाश्रम छोड़कर यह मकान बेचकर चले जाएंगे। मनोहर जी बोले, तुम चिंता मत करो। मालती जी मनोहर जी के कंधे पर सिर रखकर कहा, बच्चे अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त और मस्त हैं कि माँ बाप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मनोहर जी लंबी सांस लेते हुए बोले, आजकल बदलते माहौल में हर चीज़ बदल रही है, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, आपसी रिश्तों के प्रति भावनाएं खत्म होती जा रही है। मालती जी बोली, क्या सच में हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रखी थी? क्या सच में अपनी खुशियों के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा था? मालती जी बच्चों के सामने तो अपने आंसू छुपा लेती, लेकिन जैसे ही अकेली होती वह फूट फूट कर रो पड़ती। मालती जी का यह दुख मनोहर जी से देखा नहीं गया। वह मन ही मन सोचे,
कि बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह मनोहर जी बिना किसी को बताए अपने दोस्त के पास गए और अपने घर की सारी कहानी सुनाई। उनके दोस्त पैसे से सरकारी वकील थे। उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से वृद्धाश्रम आपको नहीं जाना चाहिए, आप यहीं अपने घर पर रहिए, 24 घंटे की बाई लगा लीजिए। आप अपने निधन के बाद यह प्रॉपर्टी किसी वृद्धाश्रम को दे दीजिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो आपके संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मनोहर जी अपने घर आए। मालती जी घबराई हुई बोली, आप कहाँ चले गए थे? आपको हमें बताकर जाना चाहिए था। बच्चे आज शाम को चले जाएंगे। तभी राहुल और शिखा दोनों आ गए। राहुल बोला, कहाँ चले गए थे पापा? यह क्या बचपना है आपका? आपको हमें बताकर जाना चाहिए था। शिखा बोली, माँ एक बार फिर सोच लो, वृद्धाश्रम में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वहाँ अच्छा ही लगेगा। आपको वहाँ पर ना किसी बाई के मारने का डर होगा, ना ही हम लोगों की कमी महसूस होगी। यदि आप वृद्धाश्रम चली जाएंगी तो हम भी ये मकान बेचकर निश्चिंत होकर चले जाएंगे। आप बात को समझती क्यों नहीं हैं? तब मनोहर जी चिल्लाते हुए बोले, अरे हम तुम्हारे किसी भी बात को नहीं समझेंगे। हम लोग वृद्धाश्रम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हमारे पास क्या नहीं है? जब हमें दूसरों के सहारे ही जीना है तो वृद्धाश्रम क्यों जाएं? हमारे घर जो बाई आती है वह भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। मैं जीते जी इस घर से नहीं जाऊंगा। रही बात मेरी संपत्ति की, तो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम लोग मेरी देखभाल दूसरों पर थोप रहे हो तो इस पर तुम्हारा हक कहाँ से होगा? तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस मेरे आँखों से जल्दी दूर हो जाओ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।